सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, गुज़श्ता 6 रोज़ हो गए और अभी तक कोयटा में मुज़ाहिरीन बैठे हुए हैं हज़ारा बरादरी के उन प्यारों की लाशें लेकर, और सिर्फ मुतालिबा एक अब बाकी रह गया है कि वज़ीर आज़म आएँ और फिर उसके बाद ही उनको यकीन दहानी हो और फिर तदफीन की जाए। लेकिन उसके साथ साथ सारा मामला यूँ फैला है कि अब बाकी जो मुल्क है वहाँ पर भी एहतजाज किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए कराची शहर में, तो कराची शहर में करीब 20 से 25 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है, रोड ब्लॉक किए गए हैं। लेकिन मामला ये है सबसे अहम कि इस वक्त अगर यही सिलसिला, यही तमाम तर चीज़ें चलती रहीं तो फिर आगे क्या होगा। हम बात करेंगे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे कोयटा से, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे आज़म उल्फत मौजूद हैं। आज़म, आगाह कीजिएगा, ये कहा गया कि तमाम मुतालिबात मान लिए गए हैं जो मुतालिबात मुज़ाहिरीन के थे, लेकिन अभी तक तदफीन नहीं हो पा रही है, तो क्या सिर्फ वज़ीर आज़म आएंगे तो ही तदफीन होगी? जी बिल्कुल, अभी तक धरना के जो शुरका है, जो मुंतज़मीन है, इस बात पे बज़िद है कि जब तक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान कोयटा नहीं आएंगे हम ना मैयतों की तदफीन करेंगे और ना ही दीगर इक़दामात ना धरना ख़त्म करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हज़ारा बिरादरी जो कोयटा में रहते हैं, इनके सरकर्दाओं में सैयद नासिर अली शाह शामिल है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, साबिक रुकन असम्बली भी रहा है, कौमी असम्बली में MNA रहा है, कोयटा से सीट जीती है, और हज़ारा बिरादरी के सरकर्दा रहनुमाओं में है सैयद नासिर अली शाह। हम इनसे भी ये मौक़िफ़ जानते हैं कि तमाम मुतालबात मंजूर हुए, सिर्फ़ एक मुतालबा आप लोगों का कि वज़ीर आज़म नहीं आए, तो बाकी मुतालबात तमाम पूरे हुए। इसके बावजूद ये धरना क्यों ख़त्म नहीं हो रहा है? गुज़श्ता 6 रोज़ से कौमी शायरा, ये शायरा जहाँ पे ये धरना दिया गया है, ये इंटरनेशनल शायरा है जो रशिया तक, अफ़गानिस्तान तक जाती है। पाकिस्तान और रशिया अफ़गानिस्तान की शायरा है, इंटरनेशनल शायरा, ये 6 दिन से बंद है। इसके साथ साथ जो दूसरी शायरा है वो भी इस शायरा की वजह से बंद है। हम नासिर अली का मौक़िफ़ जानते हैं कि वो हज़ारा बिरादरी को क्या पैगाम देंगे और इस धरने के ख़त्म और न ख़त्म होने की वजह बताएंगे। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका इस बात को थोड़ा तस्दीक करूँ कि हज़ारा बिरादरी यहाँ बज़िद नहीं है, उनको दुख है। 22 साल से कत्लेआम हो रही है लोगों की। यार कोई इधर कोई महफूज नहीं है, न जान महफूज है किसी का, न माल महफूज है किसी की, न पश्तून की यहाँ महफूज है, न बलोच की महफूज है, न पंजाबी की महफूज है, किसी की भी इस बलूचिस्तान में महफूज नहीं है। ये हज़ारा बरादरी आज इस वक्त जो धरना लगा कर बैठे, ये सारे अक़वाम की, पूरी बलूचिस्तान की बात कर रहा है, पूरी बलूचिस्तान के आवाम की बात कर रहा है, जो कि इमरान खान साहब को नागवार है। अगर इमरान खान साहब को गवारा होता तो ये वो आकर यहाँ लोगों के मुतालिबात सुनते। जो मुतालिबात लोगों की, क्या मुतालिबात है लोगों की? लोगों को अमन चाहिए, लोगों को लोग और कुछ नहीं मांगते इनसे, अमन चाहिए। उसको जो आइन में जो अमन दी गई है, आइन रियासत की जिम्मेदारी बनती है जान और माल की हिफाजत, बनती है नहीं बनती है? मैं आपसे ही पूछता हूँ। जब हम तो गैर आइनी बात नहीं करते हैं, आप वज़ीर आज़म हैं, आप कहते हैं मैंने मैंडेट ली है। अगर आपने मैंडेट ली है, वाकई आपने सही मैंडेट ली है लोगों से, आपने पाकिस्तानी अवाम से मैंडेट लिया, आपको किसी ने बरसर इख्तियार नहीं लाया, तो आप आ जाओ। आप क्यों नहीं आया? आप आकर यहाँ लोगों से बात करो, मुज़ाकरात करो। खुदा के लिए आप इंडिया से बात करते हो, उसके लिए तो आप इंडिया के लिए तो आप बड़े, क्या वो हमारा जो पायलट था उसको तो आपने, क्या नाम था उसका, अभिनंदन को तो तीसरे दिन आपने छोड़ दिया। क्या आप जाओ? ये आगाह कर रहे हैं मुज़ाहिरीन इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं और मुतालिबा जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के हवाले से कि वो आएंगे तो ही उसके बाद फिर तदफीन होगी। 6 रोज़ गुजर गए हैं, लेकिन अपने प्यारों की लाशें रखे हुए
मुजाहिरीन इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। आज़म, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। शौकत बसरा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बसरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुतालिबात मान लिए गए, मुतालिबात के बातचीत के हक़ाइक़ भी सामने आ गए, लेकिन एक बड़ा मुतालिबा कि वज़ीर आज़म वहाँ चले जाएँ। वज़ीर आज़म कहते हैं आप तदफीन कर लें, मैं उसके बाद आ जाऊँगा। तो पहले ही चले जाएँ तो मामला हल हो जाए। इतना लंबा तवील होता जा रहा है मसला, तो इसको हल भी तो करना है ना सर। मुदस्सर, सबसे पहले तो वो जो शहीद दुनिया से चले गए, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, उनके वर्सा को सब्र दे। बहुत ही अलमनाक, बहुत ही अफसोसनाक। और जहाँ तक आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर चले जाएं, तो डेफिनेटली देखें, इशू ये है, आज प्राइम मिनिस्टर ने सुबह एक प्रोग्राम में वो बात कही, कोई इशू नहीं है वहाँ पे जाना, इशू नहीं है। पहले भी पीएम आपको याद है कि जाते रहे। जब आप एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। जब ये वाक़या हुआ, फौरी तौर पर इस तरह का नोटिस लिया गया, इंटीरियर मिनिस्टर गए, उसके बाद हमारा एक और वफद गया, और जिस तरह वहाँ पर अमन को तबाह करना चाहते हैं, तो मेरी हाथ बांध कर दुआ है, हाथ बांध कर मिन्नत भी है, और उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ तमाम पाकिस्तानियों से कि खुदारा ये हमारा अपना मुल्क है, ये हमारा अपना कंट्री है। हमने यहाँ पे वो जो पाकिस्तान के अमन को तबाह करना चाहते हैं, पाकिस्तान में जो साजिशें अरसा दराज से हो रही हैं, और देखें मुदस्सर पहले भी कम अज़ कम को 1 लाख के करीब हम शहादतें दे चुके हैं। उसमें हमारे अहले तिशी कम्युनिटी है, उसके बाद आप देख लीजिए हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, खा वो फ़ौज से लोग हैं, खा वो हमारी पुलिस से हैं, सिविलियन हैं। तो इसको इशू बनाकर हमें आगे, और देखें बस सब एक चीज़ होती है, हुकूमतें मामलात को ना हल करती हैं, ये एक तरीका कार होता है। 6 दिन गुजर गए, मुज़ाकरात के लिए एक वफ्द गया, फिर दूसरा गया, वज़ीर आला जाम कमाल आ गए, उन्होंने गुफ्तगू की, बात की, मामलात हल नहीं हो पाए। क्या इस्तेदाद नहीं है कि चीज़ों को बेहतर तौर पर हल करते हैं? बैकडोर भी राब्ते होते हैं, जाकर भी मुज़ाकरात बात होती है, काबरीन को भी शामिल किया जाता है। ऐसा लग रहा है कि आपकी हुकूमत में ऐसे कैपेबल लोग नहीं हैं जो लोगों से बातचीत कर सकें, मुज़ाकरात कर सकें, चीज़ों को जो डिफ्यूज़ कर सकें। क्या बस सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी है? नहीं मुदस्सर, इशू ये नहीं है। देखें, जब भी कोई इशू आता है, जब कोई मसाइल आते हैं, तो डायलॉग से हल होते हैं। इशू हुआ, जो मुतालबात कहे गए, तमाम वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज कर दिया गया, मुकदमा दर्ज कर लिए गए, मशकूक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। यही उनके मुतालबात थे, और उनको इंश्योर किया। और उसके बाद जाहिर है, मैं समझता हूँ जो बंदा दुनिया से चला जाता है उसकी कोई कीमत नहीं है। बिल्कुल, उनके वर्सा को कॉम्पनसेट भी किया गया। लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद मैं सिर्फ गुजारिश ये करूँगा, जो बात मैं कहना चाह रहा था पहले सेगमेंट में, मुदस्सर, इस वक्त दुनिया में जो तमाशा लगा हुआ है और जिस तरह दुनिया में पोर्ट्रे किया जा रहा है इसी मच वाक़े को, ये कोई अच्छी पिक्चर पेंट नहीं हो रही है। मैं खुदारा गुजारिश कर रहा हूँ पूरी इस वक्त दुनिया से जो इस वक्त चीज़ें मौसूल हो रही हैं, वो बड़ी नेगेटिविटी जा रही है। खुदारा आप अपने उन शहीदों को दफनाएं, अल्लाह ताला उनको सब्र दे। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा क्या है? उन्होंने कहा है कि जैसे अभी दफनाते हैं, 1 घंटे के बाद किसी जगह पे बैठकर तरीके के साथ उनकी जो भी इश्यूज होंगे, जो भी अच्छा वही मसाइल उन्होंने बताने हैं। वज़ीर आज़म ने ये भी तो कहा कि ब्लैक मेल नहीं होंगे ना। वज़ीर आज़म, किसी रियासत के सरबराह को ब्लैक मेल नहीं किया जा सकता। सर, इस किस्म के अल्फाज भी तो मैं मुदस्सर कहूँ कि जब उन्होंने ये बात कही कि अगर फ़र्ज़ करें धरने में जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, जो मुतालबात उनके तस्लीम कर लिए गए, यही बातें उन्होंने करनी है ना। सही, मेरी बात को समझ लीजिएगा। अब क्या उससे बेहतर ये नहीं होगा कि उनको दफना दिया जाए, प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जाकर उनके घरों में जाना पड़े, उनकी एक जगह पे सबको इकट्ठा करके उनको अशकजोई की जाए, उनके दुआ की जाए, और इनको और परमानेंट हल निकाला जाए कि ये जो टारगेट किलिंग हो रही है इसके ताने बाने कहाँ से मिल रहे हैं। दाइश ऑलरेडी कबूल कर चुका, भारत आए दिन पाकिस्तान के अंदर आग लगाने को तैयार है। अभी आप देखें ना, कराची में धरने हो रहे हैं, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में वो लोग धरने दे रहे हैं। उनसे भी मेरी गुजारिश है कि खुदारा अपने आप पे इस बात को इस हद तक ना ले जाएं कि चीज़ें और आग बढ़ती रहे। तो हमारे हुकूमत के इख्तियार में है, हुकूमत के हाथ में है कि इस किस्म के कराची जैसे मैं आपको खबर देता हूँ, हालत होना। मैं खबर देता हूँ जी, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, मुझे उम्मीद है कि आज ये मसला हल हो जाएगा। अच्छा, अभी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनके वर्सा से बात हुई है, उनको ये कहा गया है कि अभी प्राइम मिनिस्टर ने पहले भी आपको पैगाम भिजवाया, मुतालबा सब तस्लीम कर लिए गए, हमारे चीफ मिनिस्टर वहाँ पे चले गए, इंटीरियर मिनिस्टर चले गए, वफद गया। तो मेरा ख्याल कहता है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ बढ़ जाएंगी आज ही।
اور جب بھی ان کو دفنا دیا جائے گا تو پرائم منسٹر اس سے 1 گھنٹے بعد میں آپ کو ایشور کرتا ہوں کہ وہ بلوچستان میں ہوں گے. سر باقاعدہ طور پر دکھائے جا رہی وہ ویڈیوز، خان صاحب کہہ رہے تھے زرداری صاحب آئیں، مطلب وہ حکومتوں کو کہتے رہے ماضی میں کہ وہ آئیں، وہ اب یہاں آ کر حکومتوں کو اپنی کو ڈسمس کریں، ہٹائیں، اور وہ ہٹائی بھی گئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں. تو یہ خود خان صاحب یہ باتیں کرتے اچھا، میں اب جب ان پر آئی ہے تو وہ اچھا میں آپ کو عرض کر چلیں، میں یہ مثال نہیں دینا چاہتا تھا جو آپ نے بات ڈسکس کیا، ہم اس کو اگلے نون لیگ کے دور میں ہوا تو اس وقت چوہری نثار صاحب وزیر داخلہ تھے، وہ اپنا وفد لے کر گئے، ان سے ملاقات کی. اس کے بعد پیپلز پارٹی کے دور میں سب سے زیادہ واقعات دونوں ادوار میں ہوئے. یہ پہلا واقعہ ہوا ہے ہمارے دور میں. اس وقت رحمان ملک صاحب گئے بطور انٹیریئر منسٹر، انہوں نے ایشوز کو ریزالو کیا. ابھی میری یہ بات اور سب کی سمجھ سے بالاتر ہے کہ جب ان کی تمام ایشوز کو تسلیم کر لیا گیا، تمام ڈیمانڈز کو مان لیا گیا، وفود چلے گئے، یقین دہانی کرا دی گئی، اب کون سی ایسی بات ہے کہ وہ ایک ہی بات پہ بضد ہے کہ پرائم منسٹر اسی جگہ پر آ کر کھڑے ہوں؟ ماضی میں کبھی کوئی پرائم منسٹر نہیں گیا. میں پھر یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر پورے کنٹری کے پرائم منسٹر ہیں. جہاں پہ بھی اللہ نہ کرے ایسا واقعہ ہو تو یہ ایگزامپل بنا دی جائے کہ پرائم منسٹر اس وقت تک نہیں دفنائیں گے کہ جب تک پرائم منسٹر وہاں پہ نہیں آئیں گے. تو مجھے بتائیے کہ اس بات کو صرف ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ پریسیڈنٹ بن جائے گی، ایک چیف ایگزیکٹو ہیں، ایک ملک کے پرائم منسٹر ہیں، ایک ملک کے ہیڈ ہیں، وہ اگر ایک ڈیڈ باڈی پہ جا کر کھڑے ہو جائیں گے، اور امن و امان کی صورتحال میں سمجھتا ہوں حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت کا سب سے اولین فرض یہ ہے لوگوں کا جان و مال کا تحفظ. میں گزارش پھر وہی کرتا ہوں جو پرائم منسٹر نے کی. جی، لیکن اس میں سر بسر صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ قدر مختلف ہے کہ پچھلے اتنے سالوں سے جینوسائیڈ کا معاملہ چل رہا ہے ان کے ساتھ، جو ہزارہ برادری ہے، تو یہ نسبتاً دہشت گردی سے بھی آگے کا معاملہ ہے. اس پہ ہم بات بھی کرتے ہیں اور پھر یہ بھی بات کرتے ہیں کہ سارے عمل میں کیا کسی کو کوئی فائدہ تو نہیں ہو رہا ہے. لیکن اس سے پہلے لاہور کی صورتحال جانیں گے. جنید احمد ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنید، آگاہ کیجیے گا کیا صورتحال ہے لاہور کے اس وقت احتجاج اور دھرنے کی؟ جی ہاں، لاہور کے اندر مال روڈ پہ گورنر ہاؤس کے مرکزی دروازے کے سامنے مجلس وحدت المسلمین کے احتجاجی مظاہرے کا آج تیسرا روز ہے، اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں تو لاہور کے اندر اس احتجاج کا دائرہ کار جو ہے وہ مزید وسیع کر دیا گیا ہے. اس وقت لاہور کے 3 مقامات ایسے ہیں جہاں پر یہ احتجاج جو ہے وہ اب شروع کر دیا گیا ہے. جی ٹی روڈ کے اوپر جو ہے وہ امامیہ کالونی کے باہر جو ہے وہ احتجاجی مظاہرہ شروع کر دیا گیا ہے. ٹھوکر نیاز بیگ کے اوپر بھی احتجاجی مظاہرہ شروع ہو چکا ہے، اور اس وقت تیسرا احتجاجی مظاہرہ یہاں پر گورنر ہاؤس پر پہلے ہی جو ہے وہ جاری تھا. یہاں پر نماز ظہرین بھی ادا کی گئی، نماز جمعہ با جماعت ادا کی، اور شرکا کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے. ہمارے ساتھ بھی خاتون موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. میڈم، یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پہلے لاشیں دفنا دیں، پہلے میتیں دفنا دیں، پھر میں جاؤں گا، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ غلط ہے، یہ تو غلط بات ہے. سب سے پہلے آپ آئیں دیکھیں، معصوم بچے رو رہے ہیں، مائیں رو رہی ہیں، بیٹے رو رہے ہیں، اور باپ برا ہے، بچیاں جوان ہیں. بہنوں کا ایک بھائی تھا، وہ بھی انہوں نے مار دیا. آپ کو آنا چاہیے، خان کو آنا چاہیے، کوئٹہ آنا چاہیے. ایک ہی مطالبہ یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ وزیر اعظم کو کوئٹہ آنا چاہیے، کوئٹہ آ کر جو ہے مظاہرین کے ساتھ یکجہتی کرنی چاہیے. اگر میں یہاں پر سیکیورٹی کے حوالے سے بتاؤں تو سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات یہاں پر لاہور پولیس کی جانب سے کیے گئے ہیں، اور یہاں پر جو الحمرہ سے لے کر گورنر ہاؤس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے، جبکہ اب لاہور میں بھی 2 جگہ پر مزید احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے. امامیہ کالونی جی ٹی روڈ پر اور ٹھوکر نیاز بے کے علاقے میں بھی اس وقت احتجاج کیا جا رہا ہے. 6واں روز ہو گیا ہے لیکن یہ احتجاج ختم نہیں کر رہے ہیں مظاہرین. مطالبات مانے گئے لیکن سب سے بڑا مطالبہ ابھی تک برقرار ہے، اور اسی مطالبے پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان آئیں گے تو پھر اس کے بعد تدفین کا عمل ہوگا. اور اسی تناظر میں ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج کا دائرہ کار بھی بڑھا دیا گیا ہے. اچھا، میں شوکت بسر صاحب جو آپ سے جاننا چاہوں گے، یہ بھی ایک اب تاثر ہوا جیسے کراچی میں یہ احتجاج بہت زیادہ بڑھ گیا. مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو صاحب آئے وہاں پر، انہوں نے تعزیت کی، وہاں پر موجود تھے. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بھی ساتھ تھے. تو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کچھ فوائد بھی اب سارے معاملے میں اٹھائے جا رہے ہیں. حقیقی مظاہرین جو غم زدہ ہیں، جو اس وقت دکھ میں ہیں، کرب میں ہیں، ان کے ساتھ سیاسی فائدے اٹھائے جا رہے ہیں. سیاست لاشوں پر کی جا رہی ہے. یہ کل بھی فردوس شکوان صاحبہ نے بھی بات کی، شہباز گل صاحب نے بھی یہ بات کی. تو یہ لاشوں پر سیاست کیا اپوزیشن کر رہی ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ کل جب یہ لوگ گئے، بہت اچھا کیا کہ یہ جا کے ان لوگوں نے ان کے ورثہ سے ملے.
लेकिन आप उनकी तकारीर निकाल कर उठा कर देख लें, जलती पे तेल डालने वाला काम किया। गए वर्सा के साथ इजहार ताज़ियत के लिए थे, इमरान खान, हुकूमत को हरफ तनकीद बनाया गया। ये किसकी खिदमत कर रहे हैं? ये कौन सी सर्विस है? और दूसरी बात मुझे बताइए कि दहशत गर्दी की जंग के ख़िलाफ़ जिस तरह पाकिस्तान ने कामयाबियाँ हासिल की हैं, हमारी अफवाज पाकिस्तान ने जो कुर्बानियाँ दी हैं मुदस्सर, क्या वो किससे ढकी छुपी हैं? क्या हमारी माओं के लाल शहीद नहीं हुए हैं? और वहाँ पर जाकर इनके अदवार के अंदर दहशत गर्दी बहुत ज़्यादा थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो कंट्रोल हुई। वहाँ पे जाकर जिस तरह इन्होंने लाशों पे सियासत की, मैं समझता हूँ इस वक्त फ़िरका वाराना फसादात को जो करवाने की एक साजिश की जा रही है, उसके मुतालिक हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने, हमारी वजारत दाखिला ने आज से नहीं 2 महीने पहले ये ब्रीफ किया कि इसके ऊपर बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है। आप देख लीजिए, इससे पहले कराची में एक बहुत बड़े आलिम दीन को शहीद किया गया। तो इसके ऊपर इनकी जिम्मेदारी तो ये बनती थी कि वहाँ पर ये जाकर अमन का, भाईचारे का, मोहब्बत का पैगाम देते और फैसिलिटेट करते फ़ज़ा को, और जाके कहते कि माजी में भी हम लोग भी हुकूमतों में रहे हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं आए हैं। उस वक्त भी ये ज़िद की गई, अगर आपको थोड़ा सा रिकॉल करें, उस वक्त भी इनको कन्विंस किया गया कि बीइंग अ चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर नहीं आते हैं, हम इंटीरियर मिनिस्टर आ गए हैं, आपकी चीज़ों को इंश्योर करते हैं। मैं फिर कहता हूँ, जो दुनिया से गए हैं वो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारा खून है। हाँ, वो पाकिस्तान के किसी कोने में बहे, वो सब लोग हमारे अपने लोग हैं। वहाँ पर होना तो ये चाहिए कि बतौर एक ज़िम्मेदार एक आप पार्टीज़ है। अब माजी में 70 साल तहरीक इंसाफ तो कभी हुकूमतों में नहीं रही है, कभी तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म नहीं रहा है। अगर आप लोग 3-3, 4-4 लोग के तजर्बाकार आप लोग बारियाँ लेकर 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन वहाँ उनका गुफ्तगू सुने, आप उनके अल्फाज सुने, आप उनके अल्फाज का चुनाव सुने कि लाशें उनके घर में पड़ी हैं। अल्लाह ना करे मुदस्सर मेरे घर में लाश हो और मेरे घर को ताज़ियत करने आए और वहाँ पर खड़ा होकर वो सियासत करनी शुरू कर दे, मैं तो फौरी तौर पर उसको चुप करवाऊंगा। तो मुजाहिरीन की तर्जुमानी थी, मुजाहिरीन भी ये चाह रहे थे वज़ीर आज़म आएँ। मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा कि वो बेहस इंसान है, वो नहीं आएंगे, आप अपनी तदफीन कर दें। तदफीन के हवाले से तो जो वज़ीर आज़म अपील कर रहे थे वही मरीम नवाज़ साहिबा ने भी की कि आप कर लें। तो वो कह रहे हैं कि तर्जुमानी थी जो उन्होंने मुजाहिरीन कह रहे थे, वही होता है कि वहाँ पे जाकर ऐसी, जब हम किसी पे जब कोई फौत होता है वहाँ जाते हैं तो वहाँ ताज़ियत करते हैं, दुआ करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह पाक इनको जन्नत में जगह दे, उनको हौसला देते हैं। वहाँ पर खड़े होकर जो मुतालबा उनका यही था, लेकिन वहाँ पे जाके वो ये समझा, उनका काम क्या था, इस वक्त उनको पता भी है कि इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या क्या साजिशें हो रही हैं। और ख़ास तौर पर मैं फिर ये कहूँगा कि ये जो टारगेट किलिंग है, ये जो फ़िरका वाराना फसादात हैं, ये जो जिस तरह हमने ऑलरेडी एक इन्फॉर्मेशन दी और दाइश उसको कबूल कर रहा है, और उसके बाद भारत जो कुछ कारस्तानियाँ कर रहे हैं, वहाँ पे उस आग को ठंडा करना चाहिए था, उस आग को बुझाना चाहिए था, या वहाँ पर जलती पर तेल डालना चाहिए था, या वहाँ पर जाकर कहना चाहिए था ये बेहिस हैं, ये नहीं आए। क्या मकासद है? आप मुझे बताइए कि क्या माजी में, चले माजी की मिसाल ले लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर का बयान उनका था सर, वज़ीर आज़म साहब ने भी कह दिया कि ब्लैक मेलिंग जो है वो ना करेंगे। तो अगर वो बेहिस कह रहे हैं तो वज़ीर आज़म भी उनसे जिनके घर में लाशें पड़े हैं वो ब्लैक मेलिंग जैसे अल्फाज कहेंगे बसरा साहब, तो फिर तो गुस्सा भी, कर्ब भी, वो और ज़्यादा एग्रेशन भी आएगा, और वो आ भी रहा है। इस वक्त आप देखें कि पहले मुजाहिरीन की तादाद और आज जुम्मे के रोज़ हम ये देख रहे हैं कि कहाँ गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लेकर कराची तक बहुत बढ़ गई है तादाद। गुस्सा ज़्यादा हो रहा है आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़। नहीं, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इशू है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई अगर मगर नहीं है। ज़ाहिर है जिनके लोग इस तादाद में शहीद हो रहे हैं और ख़ास तौर पर एक तबका फ़िक्र को और एक मसलिक को टारगेट किया जा रहा है, ये आज से नहीं मुदस्सर, बिल्कुल आपने राइटली ये पॉइंट आउट सही किया है। ये अरसा दराज से ये काम हुआ और उसके ताने बाने पूरी कौम के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अभी शेख रशीद साहब की आपने शायद गुफ्तगू सुनी है, 2 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने बाकायदा हर चीज़ एलेबरेट की है। अभी मैं फिर कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह सेंस प्रिवेल करेगी। प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत जल्द आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इनके वर्सा, आज ही मेरा यकीन है इस बात का कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है, प्राइम मिनिस्टर ने जो बात कही है वो सिर्फ इस दुख के साथ कही है कि खुदारा आप इन जो 5 दिन से जो लाशें पड़ी हैं, लाश को तो वैसे भी हुक्म है कि जितनी जल्दी उनको दफनाया जा सके दफनाना चाहिए। हम इंशाल्लाह
प्राइम मिनिस्टर भी जाएंगे, हमारी पूरी हुकूमत वहाँ पे मौजूद है, चीफ मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, पूरे वफूद गए हैं तमाम। बार बार मैं कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने भी वही मुतालबात जो उन्होंने कहे थे जब मान लिए गए हैं, और अब उनको दफनाने के बाद जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जाएंगे, बाकी चीज़ें वो जो उनसे डिस्कस करना चाहते हैं वहाँ पर वो दुआ भी करेंगे, उनके तमाम इश्यूज़ को एड्रेस भी करेंगे, और उनको ये इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे कि हम जितनी ताकत और कुव्वत के साथ इस साजिश को दबा सकते हैं, उन मुल्ज़मान को जो सामने हैं या जो सीन के पीछे हैं, उन सब को हम सामने लेकर आएंगे। तो मेरा ख्याल कहता है कि अभी इस इशू को रिजॉल्व हो जाना चाहिए और इंशाल्लाह मुदस्सर भाई हो जाएगा। चलें, ये बड़ी ज़रूरी है कि इस तमाम तर इशू का हल होना और बहुत जल्द हल होना, क्योंकि आपकी हुकूमत के लिए भी मुश्किलात हैं, मुल्क के लिए तो इस वक्त मुश्किलात दरपेश हैं ही। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ा अहम मौजू है और वो है साबिक वज़ीर आज़म की मुलाकात एक और साबिक वज़ीर आज़म से जो लंदन में मौजूद हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम ECL से इंसानी हमदर्दी के तौर पर निकाला गया कि उन्हें अपनी हमशीरा से मिलना है जो हालिया कोविड में की सूरत हाल में अमरीका में थीं और उनकी तीमारदारी के लिए जाना था, लेकिन वो लंदन गए और लंदन में साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई और अगले लाहे अमल के हवाले से बातचीत हो रही है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब का पैगाम भी पहुँचाया गया है और फिर साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इस वक्त अगले आने वाले दिनों में सेनेट इलेक्शन की, ज़िमनी इलेक्शन की भी तैयारियां हो रही हैं और आज सेनेट का इजलास भी हो रहा है जिसका एजेंडा नैब के हवाले से रखा गया है कि वो सियासी तौर पर, मैं उसके के एजेंडे के हवाले से कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और मीडिया ट्रायल पर बहस की जाएगी नैब के अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों से मुतल्लिक। तो सेनेट में अब फ़र्द वाहिद के हवाले से बातें शुरू हुई। पिछले सेनेट में भी हमने देखा सलीम मांडवीवाला साहब उनकी ज़ात के हवाले से था और उन्होंने उस पर बहस की, बात हुई और उसी पर चलता रहा पूरा सेनेट का इजलास भी, और आज भी ये सूरत हाल होगी। बसरा साहब, ये यहाँ पर मैं सवाल आप छोड़ जाऊँगा मुझे ब्रेक से पहले कि ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब वहाँ गए, मामला, बातचीत, इलेक्शन की तैयारियाँ, तो इसका मतलब है अब इस्तीफ़े तो पीछे हो गए, अब कुछ क्या नया पक रहा है आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ और क्या नई कोई तैयारी PDM कर रही है, ये आपसे सवाल करेंगे। लेकिन यहाँ छोटा सा हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मज़ीद बात होगी। सलीम साहब 5 बजे कॉल करना, मैं प्रोग्राम में 5 बजे कॉल करना। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं और हम बात करेंगे इस वक्त सियासी सूरत हाल के हवाले से। 2 साबिक वज़ीर आज़म की मुलाकात लंदन में हुई है, तो क्या पक रहा है जनाब शौकत बसरा साहब आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़? अब यहाँ कोई नया महाज हो रहा है या फिर अब इलेक्शनों की तैयारियाँ दोनों जानिब से? मुदस्सर, आपकी नज़र मेरे से ज़्यादा है। मेरे ख्याल में जो प्याली में तूफ़ान इन्होंने मचाया हुआ था वो तो खुद ही टेंट एंड फिश हो गया, चूँकि ये कोई नज़रियाती नहीं सर, 31 जनवरी उन्होंने आपको मोहलत दे रखी है कि आप वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें। अच्छा सुने ना, नज़रियाती था तो था नहीं, एक मुफाद के ताबे इत्तेहाद था। हर आदमी ब्लैक मेलिंग पे उन्होंने देख लिया कि हर हमने काम करके देख लिया। मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने मुलाकातें करके देख ली, प्राइम मिनिस्टर से इन्होंने NRO जो आपको याद है 38 क्लासेस ख़त्म करवाने के लिए क्या क्या उन्होंने नहीं किया। उसके बाद ये सब इकट्ठे हो गए अपने NRO लेने के लिए कि हम पब्लिक ने इनका जो नैरेटिव था उसको रद्द कर दिया। ख़ास तौर पर इनको झटका उस वक्त लगा जब ये 11 पार्टियाँ और जो किला था इनका लाहौर में जब इनको लोगों ने मुस्तरद कर दिया, वो नए घरों से निकले। तो अब आप देख लीजिए कि ये आ गए हैं रैलियों पे। मेरी आज बात नोट कर लें, कोई धरना नहीं होगा, कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा, कोई इस्तीफ़ा नहीं होगा, उसी तनख्वाह पे ये काम करेंगे। पीपल्स पार्टी, मैं समझता हूँ उन्होंने अपने कार्ड्स बहुत अच्छे। पीपल्स पार्टी देखें वो क्यों अपनी असम्बलियाँ डिज़ोल्व करेंगे, वो क्यों मुस्ताफ़ी होंगे, किसके लिए? ताकि, और आप देखें मैं ज़रदारी साहब को यहाँ पे मैं समझता हूँ, हमेशा कहते हैं कि उनकी सियासत को समझने के लिए पता नहीं कहाँ से डिग्री लेके आनी पड़ेगी। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्तादार पे लटकाने वाले ज़िया-उल-हक़, उनके साथ ये मज़ारों पे खड़े होकर नारे लगाते रहे भुट्टो के ख़िलाफ़ और मिठाइयाँ बांटते रहे। शहीद बीबी को दर बदर फैलाते रहे। उन्हीं की बेटी को वहाँ पे उनसे खिताब करवाया जाके लड़काना शहीदों की कब्रों के पास। पीपल्स पार्टी जिंदाबाद का नारा लगवाया, मैं पीपल्स पार्टी जिंदाबाद का नारा लगवाया। तो इसलिए आप ज़रा आगे देखें ना, मैं तो पंजाबी कहना घर तक छड़ के आएंगे। देखिए सियासत जो होती है ना, हर पार्टी ने या लेकिन सर मिसाक जमहूरियत भी तो बीबी और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान हुआ। अच्छा क्या हुआ था उसके बाद? क्या हुआ? मेमो गेट कौन लेकर आया? उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को किसने निकलवाया सुप्रीम कोर्ट से? काला कोट पहन के। छोड़ दें इन बातों को। सियासत जो होती है ना, इसके सीने में कोई दिल नहीं होता, ये बड़ी बेरहम होती है। और पीपल्स पार्टी में फिर आपको कह रहा हूँ कि अब आइंदा आबे देखिए इशू क्या है।
لیکن سر ایک تو ہے کہ اب وہ کل بھی یہ بات ہوئی مولانا فضل الرحمان، عمران خان اور زرداری صاحب کے درمیان، انہوں نے کہا نمبر گیم پوری کی جائے اور مل کے الیکشن لڑا جائے. تینوں میں اتفاق ہوا الیکشن کے حوالے سے. اب ہو رہا ہے دیکھیں ان کا موقف یہ ہے کہ یہ حکومت ناکام ہو گئی، یہ حکومت ملک پہ بھاری ہے. پھر تو ان کے پاس بڑا طریقہ کار ہے. باقی ہمارے دوست جو مرضی کہیں 400 استعفے اگر آ جائیں مدثر، میں نہیں سمجھتا اس کے اوپر ضمنی الیکشن ہوں گے. ٹھیک ہے، صحیح. آج یہ استعفے دے دیں. ان کو کس نے روکا ہوا ہے؟ 2 استعفے آئے تھے، آپ نے تماشا دیکھ لیا. اور ان میں ایک استعفیٰ کس کا تھا؟ خود مریم بی بی کے ہسبینڈ کیپٹن صفدر کے بھائی کا. جی ہاں، منتے ترلے کر کے وہ استعفے واپس لیے انہوں نے. نہ استعفے ہوں گے. یہ سینٹ کا الیکشن بھی لڑنے جا رہے ہیں، بائی الیکشن بھی لڑنے جا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں نا، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن فیئر اینڈ فری نہیں ہوا تھا، آگے بھی تو بائی الیکشن ہماری حکومت نے کروانے ہیں، تو چھوڑ جائیں. تو سر پہ لانگ مارچ کی بھی تو وہ تیاری کر رہے ہیں. پاکستان کیڑا لانگ پارٹی مارچ؟ کا یہ کہا تھا کہ لانگ مارچ کریں. سر تسی کہہ رہے ہیں کیڑا لانگ مارچ؟ تو لانگ مارچ میں ٹور گئے. وہ لانگ مارچ کیا کریں؟ وہ لانگ مارچ نہیں ہے، لانگ مارچ ہے. لانگ مارچ وہ جو آپ کو لانگ کون سا ہوتا ہے. دوسرا یہ استعفے نہیں نہیں تو وہ لانگ وہ تو نہیں ہے کہ مسرت نذیر کہتی لانگ گواچا، مطلب میں تو آپ کو یہی کہہ رہا ہوں. یہ استعفے نہیں ہیں، یہ لطیفے ہیں. اور اگلی بات دیکھیں، جو گرجتے ہیں نا وہ برستے نہیں ہیں. آج ان کے پاس کبھی لاہور کے جلسے کے اندر کی خبر میں آپ کو دے دوں، بلاول صاحب تو جلسے میں نہیں جا رہے تھے. جی اب آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ جی. سو ان کے اندر اس وقت صورتحال یہ چل رہی ہے کہ یہ صرف مولا جٹ اور نوری نات والی بڑھ کے ماریں گے. چلے میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں اس میں کہ مردان کے جلسے میں بلاول صاحب نہیں گئے ہیں، اور اس سے پہلے جلسہ کیا تھا 27 کا، اس میں مولانا جلسے میں نہیں آئے تھے. تو اب یہ صورتحال ہے کہ بہت سارے ایشوز ہیں جو شاید بڑے اب ڈیل کر رہے ہیں، جیسے میاں نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان اور زرداری صاحب. میں یہ بھی بتا دیتا ہوں، کل بھی ملاقات ہوئی ہے. آپ زرداری صاحب نے کون سی ٹرک کی بتی کے پیچھے ان کو لگایا ہے وہ بھی سن لیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ایسے کرتے ہیں، ہم ان کے خلاف نا ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آتے ہیں. آئیں ہم نیشنل اسمبلی میں لے کر آتے ہیں، ہم پنجاب اسمبلی میں لے کر آتے ہیں، ہم بلوچستان میں لے کر آتے ہیں. مقصد کیا ہے کہ ساڈے لو نہ ہی سمجھو. اگر بات اس بات پہ آ گئی ہے کہ آپ کو 6 مہینے پہلے یاد ہوگا کہ کیا بڑکیں تھیں، ہم پرائم منسٹر کو گھر سے نکال لیں گے، قبضہ کر لیں گے، جنوری نہیں دیکھیں گے، دسمبر. سو یہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور سارے عمل میں یہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت مضبوط رہی ہے. اس کو 3 جماعتیں اور 11 جماعتیں مل کر وہ نہیں ہرا سکی ہیں ابھی تک کا عمل ہے. وہ الیکشن میں آ گیا، ٹھیک ہے جمہوری پروسیس چل رہا ہے، آپ کی حکومت چل رہی ہے، لیکن اس سارے عمل میں آپ نے جو دینا تھا وہ نہیں دے پائے ہیں عوام کو ریلیف. سر واپس سینچری کی جانب چینی آپ نے چلا دی ہے، پھر وہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں، نئے سال میں آپ نے پیٹرول کا تحفہ دے دیا ہے. تو یہ عوام بھی تو ریلیف چاہ رہی ہے. اگر عوام ان کا ساتھ نہیں دے رہی تو آپ سے عوام ریلیف. سارے پروگرام کا امپورٹنٹ سوال اب کیا ہے. میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. ہمیں یہ جو 11 پارٹیاں بھانمتی کا کنبہ ہے، ان سے ہمیں کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے، نہ کوئی فکر ہے. ادروائز دیکھ لیں نا، اگر باری مکمل کرنی ہوتی تو پرائم منسٹر تو کہہ رہے ہیں کہ میری حکومت چلی جائے، ان کو NRO نہیں دوں گا، میری لاش کے اوپر سے گزر کے جائیں گے. حکومت کا کوئی ہمارے لیے ریل چیلنج یہی ہے. میں گلی محلے کا کارکن ہوں، ساؤتھ پنجاب میں بھاول چیلنج ہی ہے میں کیا ہوا ہے مہنگائی، بے روزگاری. اب میں آپ کو عرض کروں مدثر، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ 70 سال کوئی پارٹی اگر حکومت میں نہ آئے، نہ وزیر اعظم بنے، آتے ہی آپ کو 32,000 ارب ڈالر کا قرضہ ملے، ہر پیدا ہونے والا بچہ 1.5 لاکھ کا مقروض تھا جس نے حکومت ہم نے سنبھالی ہے، تمام ادارے تباہ و برباد. سر قرضہ میں دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ مزید بڑھ گیا ہے. اچھا کیا آپ کوئی حکومت دنیا میں دیکھی ہے آپ نے؟ 70 سال کے بعد آپ کی حکومت 2.5 سال میں آئی تو سر مدثر کوئی حکومت میں جو دنیا میں دکھا دیں جو قرض اتارنے کے لیے قرض لے رہی ہو. دیکھیں پرائم منسٹر نے یہ کام ضرور کیا ہے کہ زیرو ٹالرنس آن کرپشن. ایشوز ہیں، مسائل ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو عام ضرورت زندگی کی چیزیں، جو ہمارے 90% لوگ وہ ہیں جو اب بلو پاورٹی زندگی گزارے ہیں مدثر، ان کے لیے اصل ایشو کیا ہے؟ آٹا، چینی، گھی، دال، عام ضرورت زندگی کی چیزیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو حکومت کا ریٹ ہے، ابھی آپ نے چینی کی بات کی، 80 پہ آ گئی تھی، پھر آگے اوپر چلی گئی ہے. انشاءاللہ تمام ہم نے اپنی ٹائیگر فورس کو بھی اس کو اوور ایکٹیو کیا ہے کہ آپ میجسٹریٹس کو، ڈپٹی کمشنرز کو جو غلط کر رہے ہیں آپ وہ بھی کام کریں، اور ڈی سی اوز کو یہ کہا ہے ہر ضلع کو کہ اگر آپ لوگوں نے مہنگائی کو نیچے نہ لے کر آئے، جو ریٹ گورنمنٹ نے مقرر کیے ہیں، جو چینی کا ریٹ مقرر کیا ہے، جو آٹا ہے، چینی ہے، گھی ہے، اگر اس پہ فروخت نہ ہوئی تو وہ ڈپٹی کمشنر فیس کرے گا. تو سر وہ ڈپٹی کمشنر فیس کرے گا، پتہ نہیں کب کرے گا، وہاں اسے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. بہت شکریہ شوکت بسرا صاحب ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور ترجمان پنجاب حکومت موجود تھے. آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں. مدثر اقبال کو پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।